Hello friends, I am Dr. Shah Faisal, neurologist working in Ganga Shield Hospital, Bareilly. And today we will be talking about one of the greatest diseases of this century, that is coronavirus, and its neurological manifestations. So as you all know कि जब कोरोना वायरस सबसे पहले वुहान चाइना में आया था, तो इट प्रेजेंटेड एज के अनडायग्नोज निमोनिया, द निमोनिया विच वॉज कॉम्प्लिकेटेड एंड इट वॉज नॉट गेटिंग ट्रीटेड. तो दिस वॉज अनकॉम्प्लिकेटेड निमोनिया की तरह प्रेजेंट किया था. तो सबसे पहले वुहान में हुआ था. तो जो कोरोना वायरस है, निमोनिया से शुरुआत होते होते आगे चल के पता चला कि वो कार्डियक सिस्टम, नेफ्रो सिस्टम, लंग सिस्टम एज वेल एज ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है. जो ब्रेन के इसके मैनिफेस्टेशंस हैं वो काफ़ी सीरियस हैं और पेशेंट की जान के लिए ख़तरा बन सकते हैं. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कोरोना वायरस है कोविड-19, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है जो कि एंट्री पॉइंट उसका जो है नेज़ल एपिथेलियम होता है. ये नाक के ज़रिए आपके अपर एयरवे, ट्रैकिया होते हुए लंग्स तक पहुँच सकता है और उसके बाद ये ब्लड में डिसेमिनेट कर जाता है लंग से. तो लेकिन इसकी ब्रेन की जो एंट्री है, कोरोना वायरस एक ACE2 इनहिबिटर जो रिसेप्टर होता है, ACE2 रिसेप्टर, उसकी मदद से बॉडी में एंट्री करता है. तो जो न्यूरो के जो प्रॉब्लम कोरोना वायरस में आजकल आ रहे हैं, वो इसमें दो तरीके से न्यूरो के प्रॉब्लम कोरोना वायरस में आ सकते हैं. एक तो ये है कि सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और एक डायरेक्ट आ सकते हैं. तो जो डायरेक्ट प्रॉब्लम आती है कोरोना वायरस की वजह से, उसमें ये हुआ कि कोरोना वायरस आया नेज़ल एपिथेलियम से, वो उसका रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्रेन में. जैसे कि नेज़ल म्यूकोसा में हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग्स होते हैं जिससे हमें सूंघने की शक्ति मिलती है. तो मान लीजिए जो ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग्स हैं वो हमें सूंघने, वो ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग्स नाक से होते होते दिमाग में आगे के हिस्से से फिर वो ब्रेन तक पहुंचती हैं. तो अगर मान लीजिए वो नर्व एंडिंग्स पे वायरस डायरेक्टली अटैच हो जाए तो वो वायरस उस नर्व एंडिंग्स के थ्रू अंदर ब्रेन में पेनिट्रेट कर जाता है. और एक बार जब वो ब्रेन में पेनिट्रेट कर जाता है तो वो वहाँ पे जाके लिम्बिक एंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस कर सकता है. तो जो सिस्टमिक है, अगर वायरस के सिस्टमिक कैसे वायरस इफेक्ट करता है, तो वो सिस्टमिक ये है कि एक बार अगर वायरस अपर एयरवे से होते हुए, थ्रोट से होते हुए ट्रैकिया और लंग्स में एक बार चला गया, तो लंग की जो कैपिलरीज हैं वहाँ पे वो अटैक कर देता है वायरस. तो जब कोरोना वायरस लंग्स की कैपिलरीज पे अटैक करता है तो वहाँ पे फिर वो अंदर चला जाता है वायरस, ब्लड के अंदर से ब्लड में चला जाता है लंग से. तो फिर जब एक बार ब्रेन ब्लड वेजल्स में आ गया तो फिर वो सिस्टमेटिकली डिसेमिनेट कर सकता है कहीं पे. फिर वो ब्लड से होते हुए फिर वो हार्ट में जा सकता है, फिर वो ब्रेन में जा सकता है, वो किडनी में जा सकता है. तो एक बार अगर वायरस लंग से होते हुए ब्लड में आ गया तो किसी भी अंग को वो इफ़ेक्ट कर सकता है. तो इसीलिए एक बार ब्लड में आता है तो ब्लड में आने के बाद दूसरे अंग को तो आसानी से टारगेट कर लेता है. लेकिन जो ब्रेन है, ब्रेन में क्या होता है कि एक मजबूत ब्लड ब्रेन बैरियर होता है. तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को ये वायरस जो है अपने रिसेप्टर्स जो होते हैं इसके ACE2 रिसेप्टर्स पे जो काम करता है, तो उससे वो ब्लड ब्रेन बैरियर को डैमेज कर देता है और ब्रेन के अंदर पहुंच जाता है. तो ये तो रही बात कि पैथोफिजियोलॉजी के वायरस आखिरकार डिफरेंट अंगों तक या डिफरेंट ऑर्गन्स तक या ब्रेन तक कैसे पहुंच रहा है. तो मैंने बताया दो तरीके से वायरस ब्रेन को इफ़ेक्ट कर सकता है. एक होता है डायरेक्ट और एक होता है सिस्टमेटिक वे. डायरेक्ट मतलब ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स, नाक के जो हमारे नर्व एंडिंग्स हैं, उससे रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट ब्रेन में हो जाता है. और दूसरा सिस्टमिक मतलब एक बार लंग से गया, लंग से ब्लड में आया, ब्लड से फिर किसी भी अंग में जा सकता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को ब्रेक करके ब्रेन में जा सकता है. तो ये तो रही वायरस की पैथोफिजियोलॉजी की बात. तो अगर ये एक बार ब्रेन को इफ़ेक्ट कर दे तो क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, तो हम इस पर बताना चाहेंगे कि मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कोरोना वायरस इज़ हेडेक. अगर न्यूरो पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो उसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है नॉन स्पेसिफिक हेडेक होता है. कि पेशेंट अगर वो किसी भी तरीके से वायरस अगर ब्रेन में चला गया तो एक नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लामेटरी टाइप का एक हेडेक करता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट को हेडेक होता है.
अच्छा, अगर ये सीरियस इफ़ेक्ट अगर करता है तो ये साइटोटॉक्सिक इफ़ेक्ट कर सकता है ब्रेन में, जैसे कि मेनिंजाइटिस, जैसे कि एन्सेफेलाइटिस, जिसमें दिमागी बुखार बोल सकते हैं। तो ये वायरस एक तरीके से दिमागी बुखार भी पैदा कर सकता है कि पेशेंट कोमा में चला गया, बुखार आ रहा है, बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, और इवन ये भी है कि एन्सेफेलाइटिस के होते-होते मरीज़ को दौरे भी पड़ सकते हैं। तो ये एन्सेफेलाइटिस और मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस जान की लेवा और जान के लिए खतरा बन सकता है, अगर इसको सही समय पे डायग्नोज़ नहीं किया। तो इसी तरह जो ब्रेन का अफेक्शन है दूसरे तरीके से भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए सिस्टमैटिकली जो है वायरस जब ब्लड में आ जाता है तो वो क्या करता है कि कैपिलरीज को एंडोथीलियाइटिस कर देता है। मतलब जो ब्लड वेजल्स की जो सेल होती है उसको हम एंडोथीलियल बोलते हैं, एंडोथीलियम। तो कई बार ये वायरस एंडोथीलियम अटैक कर देता है, जिसको बोलते हैं एंडोथीलियाइटिस। तो जब एक बार ब्लड की जो ब्लड वेसल इनर ब्लड वेसल वॉल है वो एक बार डैमेज हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि लॉट ऑफ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो होते हैं, इन्फ्लामेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। तो जब वो इन्फ्लेमेशन अगर बढ़ती है तो वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर जहाँ जहाँ भी वो जिस जिस ऑर्गन में एंडोथीलियल डैमेज और एंडोथीलियाइटिस हुआ होगा उस ऑर्गन की ब्लड वेसल को चोक करने की क्षमता रखती है। इवन रिसर्च में ये भी पाया गया है कि लंग्स को जो बेसिकली जिसको हम निमोनिया समझ रहे थे वो निमोनिया था ही नहीं, वो एक्चुअली एक तरीके की थ्रोम्बोटिक एंजियोपैथी थी कि मतलब वायरस आया, ब्लड वेसल वॉल को डैमेज किया, एंडोथीलियाइटिस किया, वहाँ से बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बन गए और बढ़ गए, और उन इन्फ्लामेटरी मार्कर्स की वजह से ब्लड वेसल चोक हो जाती है। तो वो मतलब थक्का जम जाता है ब्लड वेसल्स में। तो उस थक्का जमने की वजह से उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि थक्का जम जाता है। अगर लंग के ब्लड वेसल्स में थक्का जम गया तो पेशेंट का जो ऑक्सीजन मेंटेन करने की लंग की जो है ऑक्सीजन देता है और डिफ्यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो ये क्षमता पे इफेक्ट हो सकता है। तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे लंग्स जो है, क्योंकि जब लंग्स की कैपिलरी चोक हो जाएंगी तो जो आदान प्रदान है ब्लड से ऑक्सीजन, लंग से ऑक्सीजन में ब्लड देना और ब्लड से लंग्स द्वारा एक्सेल करना कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल डिप हो सकता है। तो पेशेंट अगर हाइपोक्सिया में चला गया, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो इसके प्रभाव की वजह से सिस्टमिक न्यूरो में क्या मैनिफेस्टेशन होता है, मतलब पेशेंट को हाइपोक्सिक एन्सेफेलोपैथी हो सकती है कि पेशेंट आया उसको सिनकोप हो रहा है, पेशेंट आया थोड़ा सा कंफ्यूज रह रहा है, या पेशेंट ऑल्टर्ड सेंसोरियम में जा रहा है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल है ब्लड में अगर वो डाउन हो रहा हो तो वो हाइपोक्सिक इंसेफ्लोपैथी में, या आपने देखा होगा सडनली कुछ वीडियोस देख होंगे, पेशेंट सडनली कोलैप्स कर जा रहा था, सिनकोप हो जा रहा था, अचानक से बेहोश हो जा रहा था, क्योंकि वो इसी वजह से हो रहा था क्योंकि उनके जो ब्लड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो मेंटेन नहीं हो पा रही, क्योंकि ब्लड वेसल्स चोक हो जा रहे हैं जहाँ से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होना था। तो एक तो ये रही कि सिस्टमिक बात। और क्या दुष्प्रभाव हो सकता है ब्रेन पे, तो देखिए ब्रेन पे जैसे मैंने बताया कि ब्लड वेसल्स चोक हो जाती हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं। इसी तरह जैसे कि हाइपोक्सिक एन्सेफेलोपैथी होती है, इसी तरह अगर मान लीजिए ब्लड वेसल्स चोक हो जाती हैं, जैसे अगर सिस्टमिक ब्लड वेसल्स चोक हो जाती है तो इसको एक कंडीशन बोलते हैं DIC। तो इसमें क्या होता है कि हर जगह वेसल्स, ब्लड वेसल्स थक्के जमने लगते हैं और ब्लड ऑर्गन्स को ब्लड नहीं पहुंचता है, तो इसको एक DIC, बहुत सीवियर कंडीशन होते हैं, DIC हो जाता है। तो मान लीजिए इसी थ्रोम्बोटिक स्टेट के एक्सेसिव जहाँ ब्लड वेसल्स की चोकिंग हो रही हो या ब्लड में बहुत ज़्यादा थक्का जम जा रहा है, तो फ़र्ज़ कीजिए अगर यही थक्का ब्लड की किसी भी आर्टरी में, ब्लड सप्लाई में थक्का जम गया तो पेशेंट को लकवा पड़ सकता है, क्योंकि ब्लड की जो ब्रेन की ब्लड वेसल अगर चोक हो जाएगी तो पेशेंट को अधरंग हो सकता है, लकवा हो सकता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन जो कोरोना की वजह से देखी जा रही है न्यूरो के पेशेंट में, कि अगर ब्लड वेसल्स, दिमाग की ब्लड वेसल अगर चोक हो गई तो और मल्टीपल ब्लड वेसल्स एक साथ चोक हो जा रही है, तो इसी से हमें आइडिया लग रहा है कि अगर मल्टीपल ब्लड वेसल, छोटी बड़ी हर तरीके की आर्टरी, कई सारी आर्टरी चोक हो रही हैं अगर ब्रेन में, तो उससे ब्रेन में थक्का जम जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, तो लकवा पड़ सकता है, जो कि बहुत सीरियस कंडीशन हो सकती है। तो ये तो रही बात कि सिस्टमिक क्या क्या ब्रेन में हो सकता है। और भी है, जैसे कोरोना के न्यूरो में और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि एनोस्मिया, आपने सुना होगा कि नाक से सूंघने की शक्ति चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स हैं, वहाँ को डायरेक्टली कोरोना वायरस डैमेज करता है। और भी जैसे कंडीशन है, जैसे मसल्स में है तो
पेशेंट को मसल पेन हो सकता है, माइल्जियाज हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हो सकती है, न्यूरो में जो प्रॉब्लम हो सकती है। एक जो मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि कई बार वायरस ठीक होने के बाद और कंडीशन इम्प्रूव हो रही होती है, तब एक न्यूरो की प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं कि साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम। कि वायरस आया, वायरस ने बॉडी पे अटैक किया, लेकिन जो इम्यून सिस्टम था उसने अपना काम किया, क्योंकि उस वायरस को किल करने के लिए बॉडी की इम्यून सिस्टम ही रहेगा, लेकिन वो इम्यून जो रिस्पांस था वो उतना अच्छा नहीं था, वो डिसरेगुलेटेड वे में था। तो जिसकी वजह से जितना इम्यून रिस्पांस किसी वायरस के लिए होना चाहिए वो एक्स्ट्रा इम्यून रिस्पांस हुआ, बॉडी ने दिया, तो उसकी वजह से डिसरेगुलेटेड इम्यून सिस्टम रिस्पांस हो जाता है। तो इसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम है, ये ब्लड वेजल्स के लिए और बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा जानलेवा होता है। ऐसे में हम देखते हैं कि एडेम, AHM, एक्यूट डिसेमिनेटेड एंसेफेलोमाइलिटिस, एक्यूट हेमरेजिक, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग एंसेफेलाइटिस, ये सब चीज़ें हो सकता है। इवन ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम होता है, बॉडी में GBS हो सकता है कि बॉडी की सारी नसें खराब हो जाएं और बॉडी पैरालाइज हो जाए। तो ये तो रही बात कि क्या क्या लक्षण और न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन कोविड के क्या हो सकते हैं। अब बात आती है कि इलाज के लिए क्या चल रहा है। तो मैं खासकर फिजिशियंस या अपने कोलीग्स को ये या जनता को बताना चाहूँगा कि हम लोग अगर मान लीजिए एक्यूट स्ट्रोक है तो उसमें हम पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करते थे अब तक। तो थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी के लिए इसमें क्या रोल है, कोविड में किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो जाए तो हम थ्रोम्बोलिसिस करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उसमें यही बताया जा रहा है कि अगर किसी पेशेंट्स को न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ज़्यादा हैं और कोरोना के साथ में आया है तो आप उसको थ्रोम्बोलाइज सेफली कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को न्यूरो के साथ साथ सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि अगर उसको DIC के लक्षण हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में सिस्टमिक ऑर्गन को, मल्टी ऑर्गन को इन्वॉल्व किया है, तो उस कंडीशन में बेटर ये रहेगा कि आप पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज ना करें। ठीक है, तो अगर न्यूरो के मैनिफेस्टेशन ज़्यादा हैं तो हम थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं एक्यूट स्ट्रोक में। अगर सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन है तो थ्रोम्बोलिसिस नहीं करना है। तो और जो दवाएं जैसे वगैरह यूज़ हो रही हैं, जैसे SCQ है, तो SCQ से देखा गया है कि बहुत ज़्यादा रेटिनोपैथी हो रही है और उससे मायोपैथीज़ हो रहे हैं। तो ये दवा भी आपको संभल के लेनी है और जब तक डॉक्टर ना बोले तब तक प्रिस्क्राइब ना करें। तो एंड में मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप न्यूरो की इस कोविड को सीरियसली लें, क्योंकि ये एक इमर्जिंग वायरस है। अभी हमने जो देखा है ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी हमें ये मैनिफेस्टेशन, ये सिम्टम्स पेशेंट में मिले हैं, आगे जाके पता नहीं इसके और किस तरह के अजीबोगरीब सिम्टम्स मिले। ये वायरस बहुत डेडली वायरस है, खासकर उनके लिए जो 60 साल के ऊपर हैं, जिनको एसोसिएटेड कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे डायबिटीज़ है या हार्ट के पेशेंट्स हैं। तो इस वायरस को बिल्कुल सीरियसली लेने की ज़रूरत है। इसको आप घर मतलब प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह पहने, तो जिससे ये वायरस आपको और आपके परिवार को आप हमेशा इससे बच के रह सकें। थैंक यू वेरी मच।